नमस्कार सभी को। आज गणित की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है और पहले मैं 1 मिनट समय देता हूँ। आप सभी देख लीजिए कि किन किन विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। गणित के सभी क्षेत्रों में जितनी भी क्लासेस होंगी इसी क्रम में मैं आप सभी से चर्चाएं करूँगा। तो जैसा कि आज गणित की मूल रूप से ये पहली क्लास मानी जाएगी, मैं इसको इसलिए साफ कर दे रहा हूँ कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चूंकि वीडियो स्टार्ट हुआ फिर भी थोड़ा 30 या 35 सेकंड का आपको डिफरेंस मिला होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। फिर हम आगे एक टॉपिक पे चर्चा करते हुए चलेंगे, चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए, पहला टॉपिक जैसे हमने कल चर्चा की थी, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चूंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक, बड़ा गूढ़ टॉपिक है, इसको बहुत थॉरोली स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उस पर चर्चा करूंगा। फिर संख्याओं के प्रकार पे चलते हैं, क्योंकि जब संख्या पद्धति की बात होती है सर्वप्रथम स्टार्ट कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत सारी चीजें चर्चा होती है, लेकिन इसके मूलभूत कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। बहुत अंदर तक नहीं जाऊंगा। संख्याओं का एक कहेंगे सिस्टम, जो हमारा जो उनका अरेंजमेंट होता है, उनको किस हिसाब से लिखा जाता है। जैसे आप कहते हैं कि आप जब गणित शिक्षण करते थे तो हम उसमें देखते हैं कि गणित शिक्षण में हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि ये जो हमारे प्रतीक है, जैसे 3 लिखा है, 3 ये 3 का सिंबल है, सिंबल है मीन्स इसका प्रतीक है। तो इन्हीं संख्याओं को हमें कैसे अरेंज करना है, किस क्रम में लिखना, कैसे व्यवस्थित करना है, किस रूप में लिखा गया, ये हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत बताया गया है। आइए संख्या पद्धति की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि अंक, चूंकि संख्याओं की बात शुरुआत करेंगे, अंक यहीं से मैं शुरू करता हूं। अंक किसे कहते हैं? नॉर्मली आप जानते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी क्या बनी होती हैं? संख्याएं। क्या बनी होती हैं? संख्याएं। वो हमारी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ये इन्हीं अंकों से बनकर मिली होती है। ये कितने अंक हमारे? 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कुल 10 अंक हैं। आप देखते होंगे, इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं इन 10 अंकों की वजह से ही दशमलव संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली इसका नाम रखा गया है। ये इन्हीं 10 अंकों पर आधारित होती है। क्योंकि प्रणाली की बात आई, प्रणाली की बात आप जानते हैं, पूर्व में भी आप तमाम जगह चर्चाएं हुई होंगी कि जैसे हमने कह दिया एक हमारी दशमलव संख्या प्रणाली, ऐसे हमारी कई सारी प्रणालियां हैं। जैसे आप कुछ कंप्यूटर में जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, वहां उन्होंने देखा होगा बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी मतलब 2 संख्या, यहां 0 और 1 की ही सिर्फ बात होती है। 0 और 1 से ही मिलकर हमारी संख्या बनती है। ऐसे हमारी ऑक्टा होती है, ऑक्टल, वो हमारा 0 से लेकर 7 तक, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है। ये सब बस मैं इन सभी प्रणालियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। चौथा हमारी हेक्सा होती है, हेक्सा नंबर सिस्टम, नंबर प्रणाली, हेक्सा संख्या प्रणाली। यहाँ ए से लेकर एफ तक डिनोट किया जाता है, चूंकि इन तीनों का अधिकतर जो प्रयोग होता है वो हमारा कंप्यूटर जगत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? छोड़िए, आइए हम बात करते हैं कि दशमलव संख्या प्रणाली की।
अब देखिए एक चीज यहाँ और जानने वाली बात है, मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। अंकों के बारे में आपने जान लिया कि अंक हमारे 10 होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर हमारी कोई भी संख्या, जैसे आप देख लेंगे 2, 5, 6, 8, 7, 5, ये हमारी बनी हुई है। तो इसमें कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी 6 अंकों से मिलकर ये हमारी संख्या बनी हुई है। और ये 6 अंक कौन है? इन्हीं 10 अंकों में से हमारे ये सभी अंक हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं कि दशमलव संख्या प्रणाली को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे आगे विभाजित किया गया है, किन किन उसमें जो है संख्याओं में तोड़ा गया है, किन किन प्रकार की संख्याएं बनाई गई या कितने प्रकार की संख्याएं हमारी बनाई गई हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा मैं और कर लेता हूं। दशमलव संख्या प्रणाली जो हमारी, इसको 2 स्तर पे तोड़ दिया गया है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी कर ले रहा हूं, बहुत जरूरी है, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। पहला जो है भारतीय प्रणाली, और दूसरा जो हमारा वो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके से डिफरेंस किया जाता है। एक समूहीकरण की, पहले हम जान लेते हैं समूहीकरण क्या है। समूहीकरण क्या आप देखते होंगे, जब हम कभी लोग हम लोग कोई बहुत बड़ी संख्याएं दिखते हैं, ऐसे लिखे थे 2, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 2, ऐसे समथिंग लिखा होता है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ऐसे कुछ कॉमा लगा होता है। इसका कोई मतलब होता है, इसका एक नियम होता है, और ये कॉमा कैसे लगाया जाए, इस नियम को ही समूहीकरण में स्पष्ट किया जाता है कि किन किन संख्याओं का कैसा कैसा समूह बनेगा। तो चलिए समूहीकरण के हिसाब से मैं दोनों का डिफरेंस यही लिख देता हूं स्पष्ट। देखिए ये हमारा भारतीय संख्या प्रणाली में, इसमें समूहीकरण किस आधार पर किया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितनी संख्याएं, कितने अंक की संख्या ये हो गई हमारी? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। ये हमारे टोटल 9 अंक की संख्या हो गई। अब इसमें समूहीकरण, तो भारतीय संख्या प्रणाली में जो समूहीकरण का निर्धारित किया गया जो रूल है, जो नियम है, वो है कि प्रथम 3 अंक पर लगेगा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक पर लग जाएगा। प्रथम 3 अंक पर लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, फिर जितने भी 2-2 अंक आगे जितना भी होगा हर 2 अंक पे लगेगा। तो इसीलिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, तो जब हमको ये इसके कॉमा और समूहीकरण की जब स्थिति स्पष्ट होगी तो इकाई दहाई न करने की जरूरत, हम सीधे कहेंगे 98 करोड़ 76 लाख 54,321। ये 2 का बटने का मतलब 10-10 के समूह में बट गया। चूंकि ये सिस्टम लिखने का ये पैटर्न बनाया गया है, और अगर आपको ये पैटर्न पता रहता तो संख्या आपके सामने लिखी रहेगी, तो ये समस्या हमारे सामने आती है। हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे सिस्टम में चलते हैं। लेकिन जब ये हमको नियम स्पष्ट है तो 98 लाख, ऐसा 98 करोड़ 76 लाख 54,321। ये तो हमारा समूहीकरण में ये भारतीय संख्या प्रणाली में, जो इंडियन नंबर सिस्टम में है। जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो हमारा फॉलो होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जैसे मैं इसी संख्या को लिख देता हूं, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही नियम कि 3 अंकों पर ही लगता चला जाएगा। पहले 3, इस 3, ठीक है। तो यहां आप इतना ही जानिए, चूंकि इसको पढ़ते कैसे हैं ये मैं आगे जब इसका स्थानीय मान के आधार पर अंतर स्पष्ट होगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैं पढ़ दे रहा हूं, इसको पढ़ेंगे 987 मिलियन 987 मिलियन 654,321, ये आपको पढ़ेंगे। ये हम 654,000 पढ़ेंगे, जैसे 987 मिलियन
654,321। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ये हमारा समूहीकरण का, कैसे हम समूहीकरण करते हैं, ये थोड़ा सा रहा। अब दूसरा जो अंतर स्पष्ट होता है वो हमारा स्थानीय मान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान हम जानते हैं किसी संख्या किस स्थान पर है। जैसे इंडियन प्रणाली में क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ऐसे हम आगे लिखते हैं करोड़, 10 करोड़। ये हम इस सिस्टम में लिखते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हमारा क्या है, यहां तो 3 चीज ऐसे चलेगी, इकाई, ठीक, फिर दहाई, फिर आपका सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000। ठीक है, 100,000। फिर आपका 100,000 के बाद फिर आगे जब आपका बढ़ेगा तो फिर मिलियन में, इसके बाद इसमें चीजें मिलियन में चलने लगती हैं। तो आप देख लीजिए कि यहां पर लाख जैसी चीज नहीं होती है। फिर आपका मिलियन, जैसे आप देखते हैं ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये चलने लगता है। तो आपको जब मैं बिलियन ट्रिलियन लिखूंगा, जब संख्या लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने देखा यहां क्या, फिर मैं उसी को रिपीट कर देता हूं या इसको आपके अपोजिट लिख देता हूं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समूहीकरण हम ऐसे करते थे, या ऐसे, हाँ, समूहीकरण ऐसे कर दिए। ठीक, तो हो गया 12,34,000, सॉरी 12,34,56,789। यहां पे अगर यही चीज हम लिख दे रहे हैं, अब देखिए 3 पे लगता है जैसे बता रहे हैं। तो यहां क्या है, यहां स्थानीय मान में कहीं आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। यहां 100,000 के बाद फिर हमारा क्या चलने लगता है, मिलियन। ठीक है, तो आप पढ़ते इसको, तो ये हो जाएगा 123 मिलियन, 123 मिलियन हो जाएगा। ये 123 हमारा मिलियन हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे, ये हमारा क्या होगा, 456,000 की बात होगी। फिर 789, 789। तो ये हमारा प्रणाली है। चूंकि हम जिस पे बात करेंगे, जो हमारा पूरा फोकस रहेगा, वो हमारा भारतीय संख्या प्रणाली के ही आगे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसको कितने प्रकार की संख्याओं में बांटा गया। संख्या पद्धति में ये एग्जैक्ट है ना, कि संख्याओं को लिखने की क्या पद्धति बनाई गई, क्या पैटर्न बनाया गया, किस प्रकार की संख्याओं में बांटकर उनको आगे किया गया, और कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, आइए थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में एक आपको छोटा सा और चीज बता दें। ये आप याद रखिएगा कि जैसे आप देखते हैं ना कि 1 मिलियन में 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर ये इंडियन में बदलना है, या इसको 10⁶ लिखते हैं। कहीं भी चेंज करने का हो कि 1 मिलियन में 10⁶। फिर उसके बाद एक किसी का अगला कॉन्सेप्ट है मिलियन के बाद, फिर वहां जैसे 1,000 मिलियन होगा। जैसे 1,000 मतलब ये आपका था ना, जैसे वहां पे 100,000 हो रहा था, फिर वहां 100 मिलियन के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। अभी आपको एग्जैक्ट चीजें समझ में आ जाएगी। बिलियन, तो 1 बिलियन में क्या हो जाएगा, चूंकि हमने कहा कि 1 बिलियन में, अब मिलियन को अगर आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होता है, सॉरी 1000 होता है, 100 कह रहे हो, 1000 होता है। अब 1000 की जो संख्या में, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। तो ये हमारा मिलियन है, मिलियन है। लेकिन अब आप इसको अगर भारतीय संख्या प्रणाली में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मिलियन को भारतीय के बदल दिए तो 10⁶, तो टोटल 10⁹ हो जाएगा। अगर किसी भारतीय संख्या में कन्वर्ट करना है, तो अगर कोई चीज मिलियन में लिखी हुई है, उसको भारतीय संख्या प्रणाली में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 10⁶ का गुणा करेंगे, मिलियन में बदल जाएगी। और बिलियन में करना तो 10⁹ का गुणा करेंगे, तो बिलियन जो हमारा भारतीय संख्या प्रणाली में हो जाएगी, इंडियन नंबर सिस्टम में। और वही 1 ट्रिलियन,
सेम इसी कॉन्सेप्ट होगा कि 10 की पावर 12 से गुणा कर दें, यहां भी 1000 का चलेगा। जैसे 100 के बाद 1000 आया था, तो वैसे यहां भी क्या होगा, यहां भी 1000 वाले ही कॉन्सेप्ट पे आगे हमारी बात जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रही छोटी सी जो सूचना, जो भारतीय संख्या प्रणाली कैसे, क्या भारतीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या डिफरेंस है, समूहीकरण के हिसाब से स्थानीय मान के आधार पर आपको बता दिया, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर निर्धारित हो जाता है कि उनका समूहीकरण कैसे किया गया है, उनका स्थानीय मान अपने आप पढ़ा कैसे जाता है। अब आगे आइए हम थोड़ा बढ़ते हैं, और ये जो दशमलव संख्या प्रणाली है, ये हमारी दशमलव संख्या प्रणाली जो हमारी है, इस संख्या प्रणाली को हम कैसे, किन किन संख्याओं में हमने विभाजित किया है, वर्गीकरण कैसे किया है। जैसे आप सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। जब आप प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गिनने की शुरुआत हुई, क्योंकि जब ये संख्याएं नहीं बनी हैं तब भी लोग गिनते थे, तो क्या गिनते थे, कैसे गिनते थे भाई, वस्तुओं को गिनते थे। अपने गिनने का अलग अलग सिस्टम होता था, क्योंकि मनुष्य संग्रह पहले भी करता था चीजों का, तो संग्रह करता था, तो उसको गिनने के लिए उसके पास अपने अपने पैरामीटर्स होते थे कि वो कैसे काउंट करता था। इट मींस कि सबसे पहले चीजें, वस्तुओं को गिनने से शुरुआत हुई, तो वस्तुओं को गिनने से शुरुआत, और वस्तुएं कहां विद्यमान है, हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में ही सारी चीजें। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत जो हम कहते हैं कि 1 से होती, 1 2 3 4 5 etc, ऐसे से करके होती हमारी, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब चूंकि, अब बताइए, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख दिया, ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने जान लिया कि 1 2 3 4 5 6 होती हैं। अब क्या इन्हीं संख्याओं के माध्यम से आप कुछ भी, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है? नहीं। तो लगता है कि ये पूरा नहीं है, इसको पूर्ण करिए, इसमें कुछ छूट रहा है, तो इसको जब हम पूर्ण करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा। अब पूर्ण किया तो इसमें क्या जोड़ा, 0 जोड़ा, 0 1 2 3। अब ये हमारी संख्या पूर्ण हो गई, इसे हम पूर्ण संख्या कहने लगे। आगे आइए, अब यहां से थोड़ा सा वर्गीकरण स्टार्ट हुआ। अभी मैं ब्रीफ में ही थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर इनके क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अब हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में कुछ हम विभाजन करें तो आप देखते हैं हमारी कुछ सम संख्या होती है। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे बता दिया जाता है कि अगर 18 है तो हमारा 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 2 9 18। तो इसका मतलब क्या, 18 हमारी सम संख्या है। एग्जांपल में आप लिख लेते हैं 2 4 6 8 के बाद 10, ऐसे इटीसी जो भी हमारी 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्या है। इसी के जस्ट अपोजिट आप देखते हैं कि विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्याएं इसकी जस्ट अपोजिट हो, जो 2 से ना विभाजित हो। तो जो 2 से ना विभाजित होंगी वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7 9 etc, बहुत सारी संख्याएं आप आगे तक लिख सकते हैं। तो ये हमारी वो संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 5वीं संख्या हम लिख दे रहे हैं। 5वीं संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लूंगा। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि ये वे संख्याएं होती हैं जो क्या होता है, स्वयं से और एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, अन्य से विभाजित नहीं
होती। ठीक है, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है। गलती कहां पे होती है उसकी मैं चर्चा कर ले रहा हूं। हम लिखते हैं कि एक को लिख देते हैं 1, फिर हमारी 2, फिर 3, फिर 5 चूंकि 4 हो जाएगी, फिर 7, तो हमें एक भी हम लिख देते हैं इसी क्रम में। जबकि एक जो हमारी होती है वो ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है, वो किसी कैटेगरी में नहीं होती। कहने का क्या मतलब है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। तो ये हमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए होता है कि हमें ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है, ना कि 1 है। चूंकि 1 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ना तो वो भाज्य है ना तो वो अभाज्य है। अब देखिए सबसे बड़ी गलती वही हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे इसमें एक प्रश्न आता है, टेट में आया हुआ प्रश्न जो मैं चर्चा करता हूं, उसमें लिख दिया जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कल्पना करिए कि यदि अगर हमने गलती से मिस्टेक कर दी, हमने लिख दिया कि 1, 2, 3, 5, 7, हमें लगा तो हमारा ये बेहतर विकल्प है, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। औसत में जानते हैं, चूंकि औसत निकालते हैं, औसत पे चर्चा होगी। औसत बराबर क्या होता है? कुल, आगे इस पे चर्चा होगी, भी तो ऐसे लिख दे रहा हूं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी जैसे 5 संख्याएं हैं इनको जोड़ दीजिए और इनके बट्टे कुल कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, हमने जोड़ दिया। उत्तर कितना आया? 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 7, 18, 18 बटे 5। इसको अगर हम दशमलव में बदल दें तो 5 तियां 15, फिर 5 6 15 3 18, 5 6 30, 3.6 समथिंग आएगा। और ये ऑप्शन हमारे विकल्प में होगा, जो हमारे 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में, उसमें हमारा क्या होगा? एक ये होगा 3.6। और आपने जैसे ही 3.6 देखा आपने टिक मार दिया कि ये हमारा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप गलती कहां कर रहे हैं। गलती कहां कर रहे हैं? हमें सर्वप्रथम पता है कि हमारी जो सबसे पहली अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो हमारी क्या है? 2 है। पहली 2 हो गई, फिर हमारी 3 हो गई, फिर हमारी 5 हो गई, फिर हमारी 7 हो गई, फिर 9 होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 त्रिका 9 ऐसी है। देखिए जैसे आप यही देख लीजिए कि 2 हमारा है, 2 में क्या होगा? 1 दुआई 2 होगा, ठीक, मतलब 1 पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है या आपका क्या होगा? 2 को 2 1 कम 2 विभाजित कर, उसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को पूर्णतः विभाजित कर दी जाए। लेकिन 9 के केस में क्या हो जाएगा? यदि अगर आप 9 की बात करेंगे तो 9 में क्या हुआ? आप 9 को देख लीजिए, 9 में आप भाग दीजिए 3 से, 3 त्रिका 9 कट गया। इसका मतलब इसके हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1, 3 एंड 9। जबकि अभाज्य होने की जो शर्त हमारी कि केवल 1 होता और 9 होता, तब तो वो अभाज्य होती। लेकिन यहां एक हमारा फैक्टर हमारा 3 मिल गया, इसलिए ये हमारी क्या होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जब 7 नहीं है तो क्या, सॉरी 9 नहीं है तो क्या 10 होगी? 10 का भी मिल जा रहा है। 1 होगा, 10 का कौन कौन सा हो जाएगा? 10 का आप देखेंगे 10 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 10 स्वयं से होगा। अब देखिए यहां 2 और फैक्टर मिल गए, 1 और 10 के अलावा, इसलिए 10 क्या होगी? अभाज्य ना होकर क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इस पे चर्चा हो गई। अब देखिए 7 के बाद हमारा 9 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11। चूंकि 11 देखिए किसी से नहीं कटेगी, आप 11 में क्या करेंगे?
एक ग्रहिया में 11 तब कट गया, और या तो 11 में फिर किससे भाग देंगे, 11 एक कम 11 तब कट गया। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो 11 को काटे। इसका मतलब ये 1 से विभाजित हो रही है तो स्वयं मतलब 11 से ही विभाजित हो रही है। कर दिया। अब औसत में क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या, 3 2 5, जोड़ लीजिए सबको। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 11 28। अब 28 बटे 5 आ गया। अब इसको आप दशमलव में बदल लेंगे। हो सकता है कि पिछली बार जब मैंने इसको कर दिया था 3.6 लिख दिया था, कुछ लोगों को लगा होगा। मैं बिल्कुल बेस स्तर से बताना चाहता हूं कि कैसे आया था। आप दशमलव का भाग आप भाग दे के देख लीजिए। 28 को 5 से भाग दीजिए, 5 5 25, घटाइए, 8 में से 5 गया, 3, 2 में से कुछ गया, 2 में से 2 गया, 0, कुछ नहीं बचा। फिर आप क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ 0 बढ़ाते हैं दशमलव लगाने के बाद, तो 5 6 30, 30, ये हमारा कट गया। यहाँ उत्तर हमारा क्या आ गया, 5.6 आ गया। जबकि इसके पहले जब हमने 18 में दिया था तो आपने देखा होगा 5 तिहाई 15, 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, हमारा ये आया था। एक आपका विकल्प ये भी दिया होगा, 3.6 दिया होगा, 5.6 दिया होगा, 6.5 दिया होगा, 6.3 दिया होगा। बट अगर हमने गलती से जो पहली हमारी अभाज्य संख्या उसका चयन अगर हमने कर लिया कि वो हमारी 2 है, 2 के जगह 1 है, तो पूरा सिस्टम हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर हमको मिलेगा तो अगर हमारा पड़ोसी भी कहेगा कि भैया पहले का उत्तर जो है, इनकेस अगर मैं कह रहा हूं कोई आपसे बताएगा कि 5.6, तो आप कहेंगे अरे ये तो मैंने लगाया है और मेरा उत्तर आया, तो गलत कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये एक माइन्यूट मिस्टेक यहां हो जाती है। मैंने इसकी चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स को साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये कभी कभी कई जगहों पे आ जाता है प्रश्न, आया हुआ प्रश्न बता रहे 2013 वाले ही टेट में था, या हाँ 13 वाले में था, जो 11 के बाद जो पहला टेट आया था शायद उसमें था, मैंने देखा था सॉल्व पेपर, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा अभाज्य में और भी विभाजन है। अभाज्य संख्या में और भी विभाजन किया गया है। कौन सा विभाजन किया गया है, एक आपको सह अभाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह अभाज्य, और एक जुड़वा अभाज्य होता है। ठीक है, सहअभाज्य अंग्रेजी में को प्राइम कहते हैं। तो सह अभाज्य हमारा क्या होता है, सह अभाज्य हमारी वो संख्या होती है। यहां भी थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं कि दो संख्याएं जिनका आप कह देंगे एचसीएफ या मासा, महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो। क्या हो, 1 ही हो, उसका एचसीएफ 1 ही हो, मतलब कोई और ना हो। इसको कैसे समझेंगे, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया 2 और 3, 2 और 3 हमने लिख दिया। अब 2 3 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, अगर आप भाग बीच से निकालते हो, जब एचसीएफ की चर्चा होगी तो निकालेंगे, तो पहले 2 1 जा, इस भाग से ना निकाले चूंकि फैक्टर करना पड़ेगा, भाग बीच से निकालना है, फैक्टर बीच से ना करके भाग बीच से करना है, तो ज्यादा आसान होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, फिर हमने 2 को यहां उतार दिया, 1 2 जा 2, आपका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। वही लास्ट में जो हमारा बचता वही एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो हमारी है वह सह अभाज्य है। आपको एक चीज देखने की जरूरत होती है कि सह अभाज्य में एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि ये जरूरी नहीं, जैसे मैंने यहां आपका एग्जांपल लिया था 2 और 3 का लिया था ना, 2 और 3 क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे आप 6 और 7 का एक बार करके देखिए, देखते हैं। 7 6 का हमने लिया, 6 कम 6, कितना बचा 1, फिर हमने क्या उठाया 6, 1 छक्का 6 कट गया, इसका एचसीएफ कितना आया 1। जबकि यहां आप देखेंगे 6 क्या हमारा, 6 तो भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है कि 6 किससे किससे जाएगा भाग, 6 में किससे किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, सॉरी 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 स्वयं से कटेगा। तो अभाज्य की कंडीशन क्या होती है
कि या तो ये 1 से विभाजित होता है या 2 से विभाजित होता है, यहां तो 2 और मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 6 और 7 अगर ऐसा पेयर हमको मिलता है तो ये हमारा सह अभाज्य है, क्योंकि इनका एचसीएफ हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, ये तो हमारी रही सह अभाज्य की बात। आगे बढ़ते हैं। जुड़वा भाज्य, जुड़वा अभाज्य पढ़ लेते हैं। जुड़वा अभाज्य हमारा क्या होता है, जुड़वा अभाज्य हमारा होता है कि दो यहां देखिए शर्त है कि हमारी दोनों अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे जुड़वा भाज्य हमारा 2 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़वा भाज्य हो जाएगा। 11 और 13 ये हमारा जुड़वा भाज्य हो जाएगा। मतलब इनके बीच का देखेंगे तो एक ही डिफरेंस, एक संख्या के बाद आगे, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। आप देखेंगे 41 और 43 है। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी हमारी, आज ये देख लीजिएगा कि दोनों हमारी जो कौन सी हैं, जुड़वा भाज्य हैं। कौन सी हमारी, दोनों जुड़वा भाज्य हैं। जो जुड़वा का मतलब अर्थ ही आप केवल जान लीजिए कि दोनों एक साथ अगल बगल हो। ठीक है, तो 2 और 3, 3 और 5 भी हो जाएगा, 3 और 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जुड़वा भाज्य की कंडीशन है, इसको देख लीजिएगा। बट सहअभाज्य में जरूरी नहीं कि जो दोनों संख्याएं हमारी होंगी वो दोनों हमारी क्या हो, अभाज्य हो, उसमें भाज्य हो सकती है। लेकिन यहां पे दोनों की शर्त क्या होगी कि दोनों हमारी क्या हो, अभाज्य हो। चलिए, ये तो रही अभाज्य संख्या की बात। हाँ, मैंने अभाज्य तक की बात की थी। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे लग रहा 5वीं या 6वीं संख्या रही होगी, लिख देता हूं। भाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या हमारी वो होती है जो अभाज्य ना हो। इसका मतलब कि स्वयं और एक के अलावा भी उसके हमारे फैक्टर हो, और अन्य संख्याओं मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती हो, वो हमारी अभाज्य हो जाएगी। चलिए, अभाज्य के बाद एक चीज हमारी, एक संख्या बचती है जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का देखेंगे, पूर्णांक को शाब्दिक रूप से, अगर आप इसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको आप शाब्दिक रूप से ही समझ सकते हैं। मैं ऐसे ही बताता हूं ताकि आपको याद रहे। पूर्ण धन अंक, जो अंक पूरा हो, जिसमें दशमलव वैल्यू ना हो, फ्लोट वैल्यू ना हो, दशमलव ना लगा हो, वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। जैसे अगर हम कहते 2, 3, 5, ये तो हमारे पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। लेकिन अगर यही कह दिया जाए 2.5, 3.6, 3.7, ये हमारे पूर्णांक नहीं है। ये हमारे क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब पूर्णांक हमारे कौन से होंगे, जिसमें दशमलव मान ना हो, जिसमें फ्लोट वैल्यू ना हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ये तो है पूर्णांक। पूर्णांक में एक चीज और ध्यान दी जाती है, इसको संख्या रेखा पर अधिकतर दिखा के बताया जाता है। आप जैसे देखिए, संख्या रेखा ये मैंने बना दी, ये हमारा 0 हो गया। आप जानते हैं कि संख्या रेखा में 0 के दाहिने तरफ जाते हैं तो हमारी धनात्मक संख्या होती, 1, 2, 3। इस तरफ आएंगे तो हमारी क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। इस तरफ क्या होगी, हमारी ऋणात्मक संख्या होगी। तो अब देखिए, ये हमारी धनात्मक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धन पूर्णांक। और इस तरफ हमारा क्या है, ऋण है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। इसका मतलब अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, 0 सहित, ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये रही हमारी पूर्णांक की बात। अब हमारा जो है एक टॉपिक है हमारा जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अभी मैं संख्याओं की प्रकार की चर्चा कर रहा हूं, तो ये हमारा है परिमेय संख्या। इसको मैं एकदम अलग से पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, चूंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो परिमेय संख्या मोस्टली हम देखते हैं कि P/Q के रूप में लिखी हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 ना हो, और PQ क्या हो हमारा,
पॉजिटिव इंटीजर हो, धन पूर्णांक हो, इस पे मैं आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अमूमन इतना मैंने चर्चा कर ली है, तो यहाँ परिमेय संख्याओं के बारे में बता दे रहा हूं कि कोई भी संख्या, एग्जाम्पल इसका दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 2/7। भाई अगर Q नहीं लिखा, जैसे परिभाषा में जब आता है, चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, आपको स्पष्ट होगा कि वह संख्या, परिभाषा लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का जो मान हो जीरो ना हो। क्यों जीरो ना हो? क्योंकि आपको पता है कि मैं मान लेता हूं P बटे अगर जीरो लिख दिया जाए तो इसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। जीरो कहता है कि अगर मैं किसी को भाग दूंगा, मेरे द्वारा भाग दिया गया, तो उसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा? अनंत कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अनंत कर दूंगा। इसलिए हमारा Q का मान क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो अनंत हो जाएगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हुई। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ P और Q धन पूर्णांक क्या है, वो गौण प्रश्न है। क्यों धन पूर्णांक की बात की गई है वो आगे जब आपको भिन्न बताऊंगा, तो P Q बस केवल यहां लिख लीजिए कि धन पूर्णांक होंगे। दोनों क्या होंगे? हमारे धन पूर्णांक होंगे। अब देखिए परिमेय संख्याएं जैसे हमारी क्या होंगी, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप लिख लीजिए कि जैसे आप देखेंगे 2 लिखा है, पूर्णांक क्यों है? क्योंकि 2/1 लिखा जाएगा ना, 2/1 को तो 2 ही पढ़ेंगे। इसलिए अगर 5 लिखा है तो 5 का मतलब परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब अगर ये लिख दिया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर √4 लिख दिया जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 4 का जब हम इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे आप देखते हैं कोई भी संख्या लिख ली, 3/5, 7/8, ये हमारी सब क्या है? सब हमारी परिमेय संख्याएं हैं। देखिए परिमेय संख्याओं में एक चीज और देखी जाती है कि आप देखते होंगे शांत दशमलव, सतत शांत दशमलव, शांत और अशांत, ये जब दशमलव पे मैं जब भिन्न में थोड़ी बात आएगा तो इस पे मैं चर्चा करूंगा कि कभी जैसे आपने ये पढ़ा होगा 3.25 5 पे बार लग गया, तो इसको कैसे लिखते हैं? 3.255555 मतलब 5 बार रिपीट होगा। इसको भी हमें भिन्न में बदला जा सकता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? भिन्न में हम बदल सकते हैं। इसलिए जब ये भी रहेगा तो इसको भी हमें क्या करना होता है? ये भी हमारी कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। चलिए परिमेय से आगे बढ़ते हैं। परिमेय आपने जान लिया, तो एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो परिमेय ना हो। भाई परिमेय कौन सी नहीं होगी? अब परिमेय हमारी वो नहीं होगी कि जैसे सपोज दैट कि जिसे P/Q के रूप में लिखा ही ना जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा ही ना जा सके। जैसे आप देखेंगे अगर √3 है, ठीक, चूंकि हमारी क्या है? 3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 3 को हम अब वर्ग से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमने 4 को निकाल लिया था, वहां मैंने 4 ही लिखा था, 4 को हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि 4 क्या होता है? 2 × 2 क्या हो गया? ये जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 को हमारा 2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो इसका मान 2 आएगा। और 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से √3 अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जब हम √3/1 लिखेंगे, √3 हमारा आएगा, तो √3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे। यहां क्या है? यहां जो इसकी वैल्यू आती है वो आप उसको 3.1416 ऐसा समथिंग करके बार बार रिपीट करती है, रैंडमली रिपीट करती है कि इसको आप कभी भी भिन्न में बदल नहीं सकते। सॉरी 3 में पाई की वैल्यू बता दिया। √3 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो √3 की जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी आपका अशांत रहेगा और आप ये बार बार रिपीटिशन होगा। आप इसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख पाएंगे, चाहे √3 हो या कोई भी हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। √5 लिख दिया गया, √8 लिख दिया गया, ठीक है,
7 लिख दिया गया, √8 ही लिख दिया गया। अब अगर यही √16 लिख दिया जाए तो हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 16 को क्या कर सकते हैं, वही 4 × 4, इससे 4 बाहर आ गया। जब ये 4 बचा, 4/1 तो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय अपरिमेय में थोड़ी सी डिफरेंसेस हुई। जब मैं आपको पूरी परिमेय संख्या की जब पूरी क्लास और भिन्न की लूंगा, ये शायद आई थिंक 40 से 50 मिनट का पूरा प्रकरण होगा। इससे फिर आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अभी तो केवल ओवरव्यू, एक परिचय सत्र हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्टली लेके चल रहा हूं। अब देखिए, आज के वीडियो में जो अंतिम बचा है वो हमारी वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या। बता दे रहा हूं, मोस्टली बहुत कम इस पे प्रश्न आता है। वास्तविक संख्या हमारा जो परिमेय अपरिमेय दोनों है, जो परिमेय है और अपरिमेय है, ये जो दोनों कैटेगरी हमारी, ये हमारी वास्तविक संख्याओं में आएगी। काल्पनिक संख्या है, जैसे आप कभी जो इंटर मैथ्स वगैरह लिए होंगे, आई से डिनोट किया जाता था। इसकी वैल्यू होती थी -1, कि वर्गमूल के अंदर अगर माइनस वैल्यू है कोई, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। माइनस कुछ भी हो, -1 ही ना हो। ये तो आई की वैल्यू मैंने -1 बताई। अगर -3 लिखा है, -2 लिखा है, तो ये सब हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, ये सब हमारी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं। अब अगर यही जैसे हम लिख देते हैं, √3 लिखा है, अगर आप वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के अंतर को आप समझना चाहते हैं तो इसका एक छोटा सा अंतर ये बताया जाता है कि अगर वास्तविक संख्याओं का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं का यदि आप वर्ग करेंगे तो आपको धनात्मक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, धनात्मक संख्या मिलेगी। लेकिन यदि अगर आप काल्पनिक का करेंगे, काल्पनिक संख्या का करेंगे, तो आपको हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, ऋणात्मक। इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, तो क्या करना है, मैं छोटा सा यहां एक लिख दे रहा हूं। जैसे वास्तविक संख्या, जैसे मैंने कहा अपरिमेय था 3, इसका वर्ग हमने कर दिया, तो कितना हो जाएगा, √3 × √3, ये कितना हो जाएगा, यहां हमारा इसका मान 3 निकला। ये सारे प्रोसेस को मैं बताऊंगा जिस समय बताना होगा, ठीक है। कैसे हम वर्गमूल को कैसे पढ़ते हैं, इस पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। तो ये हमारा 3 आया, ठीक है। ये 3 देखिए धनात्मक है। लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि अगर हमारी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्याओं का करेंगे, जैसे -1 है, -1 का यदि अगर वर्ग करेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं, मैं इसको नियम नहीं बता रहा हूं, अगर वर्गमूल और वर्ग दोनों साथ दिया तो जो उसके अंदर की संख्या बचती है वही हमारी बच जाती है। जैसे यहां आप देखें कि √3 लिखा है, इसका वर्ग भी किया तो वर्गमूल भी दिया है, वर्ग भी किया तो जो इसके अंदर संख्या वही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप √2 अंडर रूट और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको ये क्या वैल्यू आएगी, ये इससे कैंसिल आउट, और अंदर की संख्या जो हमारी बची वो क्या बची, -2 बची, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि हमेशा दोनों केस में आपका क्या आया, माइनस आया। ये हमारी काल्पनिक संख्या का है, किसका है, काल्पनिक संख्या का है। और ये जो हमने किया था ये हमारी वास्तविक संख्या का है, ये वास्तविक संख्या। √3 हमारी क्या थी, अपरिमेय थी। कोई परिमेय भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2/3 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9। ये भी देखिए आपका हमारा क्या आया, धनात्मक संख्या ही आई। तो ये हमारा रहा। अब आप देखेंगे कि लगभग संख्या पद्धति में जितनी सारी चीजें थी लगभग मैंने कवर कर लिया। कहीं अगर कोई समस्या होगी, कभी कभी साथ में ऐसा होता है कि जब सामने हमारे व्यूअर ना बैठे हो, क्लास में ना बैठे हो, तो थोड़ा सा भी 1-2 वीडियो में ऑकवर्ड सिचुएशन चलेगी, एक हिचक बनेगी। आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं इसी लेवल पे समझ के चलूंगा कि सब हमारे सामने बैठे हमारे जितने व्यूअर हैं। तो संख्या पद्धति में आज का ये हमारा जो सेशन था मैं यही बंद करता हूं। आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरा जो अगला वीडियो है मैं इसको थोड़ा विभाज्यता पे चर्चा करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।